दोस्तों हम ये बहुत बार देखते हैं कि इंडिया में किसानी काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग खेतों में काम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग खेती के काम से जुड़े हुए होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों का काम जंगल से रिलेटेड या खेतों से रिलेटेड होता है। वहाँ पे क्या अपने को देखने को मिलता है कि जो हनी बी होती हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, जो शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी होती हैं, उसके जो है वो गुच्छे बने हुए रहते हैं, उनका घर रहता है बना हुआ। या फिर जो वास्प होते हैं, वास्प हनी बी के जैसे ही एक येलो कलर की एक प्रजाति होती है जिसको वास्प बोलते हैं। तो हनी बी यानी मधुमक्खी या वास्प, ये दोनों जो चीज़ होती हैं वो सेम ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। एक रेड ब्राउन ब्लैक कलर की जो हनी बी होती है और येलो कलर के जो होते हैं वास्प होते हैं। तो हम जब खेती के जो काम करते हैं, जो किसान लोग या फिर खेतों में या जंगल में कहीं पे काम करते हैं, तो कुछ काम करते करते उनके घर को छेड़खानी हो जाती है। उनके घर में कहीं लकड़ी टच हो गई है या फिर कई बार धुआं जो करते हैं, कई बार खेतों में किसान जाते हैं खेतीबाड़ी के काम में, तो चाय वगैरह बनाते हैं खेतों में या फिर कुछ गर्म पानी करते हैं। तो उस समय जो है उसके धुएं की वजह से वो जो उनका घर है, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का या वास्प का जो छत्ता होता है, वहाँ से वो बिखरने लगते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। जब वो चिढ़े हुए जाते हैं तो जहाँ कहीं भी बैठते हैं वहाँ पे वो अपना डंक मारते रहते हैं, यानी स्टिंग करते रहते हैं दोनों। ठीक है, जब ये स्टिंग करते हैं तो जहाँ पे अगर पेड़ पत्ती पे बैठे हैं तो वहाँ पे तो कुछ इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग जो होता है, नॉर्मल जब इंसान होता है, उनको जब स्टिंग करते हैं तो उनके अंदर का जो जहर होता है, वो जहर जो होता है वो इंसान के शरीर में जाता है। उसके बाद में उसके कुछ रिएक्शन या कुछ अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है। कई बार ये होता है कि जब मधुमक्खी एक या दो काटती हैं, किसी किसी को इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है कि उसकी जान भी जा सकती है। हमने एक दो बार ऐसे केस भी देखे अपने हॉस्पिटल में कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा गया, उसके बाद में उसकी मधुमक्खियों ने किसी इंसान को काटा है और उसकी डेथ भी हुई है। ऐसे केस भी हमने हॉस्पिटल में देखे हैं। तो ये जानलेवा तकलीफ हो जाती है। कई बार मधुमक्खी के छत्ते को छेड़खानी करते हैं या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अनजाने में हो जाती है, तो ये जानलेवा बीमारी होती है, ये जानलेवा कंडीशन हो जाती है। तो अब दोस्तों इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे करना है, क्या करें कि इसका इलाज हो जाए और अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं दोस्तों इसी के बारे में वीडियो लेके आया हूं। हमने इससे भी पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो आगे भी और लेके आए। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो वास्प बाइट या फिर हनी बी स्टिंग, इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जो है उनसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पे होते हैं जंगल में या फील्ड में, वहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिंग करने से या बाइट करने से बचाना होता है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको बाइट नहीं करे। उसके लिए आप जो है वो कोई बड़ी सी कंबल वगैरह है आपके पास तो उसको ओढ़ सकते हैं, या फिर पास में आसपास में कहीं पे आपके पानी है या पानी का कोई पॉन्ड वगैरह है या फिर पानी की छोटी सी जगह है, वहाँ पे अगर पानी जमा है तो उसके अंदर आप डुबकी लगा दीजिए ताकि वो पानी के अंदर नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको खुद को बचाने का करना है। उसके बाद में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाने के बाद में आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हॉस्पिटल जाने के बाद में आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको देखा जाएगा कि आपको कितनी सारी हनी बी ने स्टिंग किया है या फिर वास्प ने बाइट किया है। तो हनी बी के स्टिंग को सबसे पहले आपको वहाँ जाके वो देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो वो निकालेंगे। आपके फोर्सेप्स की सहायता से निकाल सकते हैं, मॉस्किटो आर्टरी की सहायता से उसको निकाला जाता है। कई बार अगर बड़े स्टिंग होते हैं तो उनको हाथ से भी निकालते हैं। साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट में आपके सबसे पहले कैन्यूला लगा करके जो है एविल और डेक्सोनाज, जो एक पर्टिकुलर आपके जो इंजेक्शन आता है आपके एलर्जी कंडीशन के लिए, कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट बाइट वगैरह हो उसके लिए, तो एविल और डेक्सोना जो इंजेक्शन है वो आपको आईवी दिया जाएगा डाइल्यूट करके डिस्टिल वाटर के साथ में, या फिर आपके आईएम लगाया जाएगा। सबसे पहले आपके ये इंजेक्शन लगाया जाता है जब आपको कोई हनी बी स्टिंग करती है या वास्प आपके बाइट करता है। कई बार देखा गया है कि हनी बी स्टिंग करने के कुछ टाइम के बाद में आपको तेज पेट दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, नौजिया मितली टाइप हो सकता है, पेट में बहुत ही दर्द के साथ में आपको कई बार शिवरिंग हो जाती है, राइगर हो जाती है, हाथों में कंपकपी आ जाती है, कोई भी चीज़ आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ उठाने में आपको दिक्कत आती है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है। आईवी फ्लूइड से आपके जो सारे सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। आपको साथ में एंटासिड दिया जाता है, अगर पेट में दर्द है, नोजिया वगैरह है तो उसके लिए आपको पेंटाप्रोजोल का आईवी दिया जा सकता है, रेनिटिडिन का आईवी दिया जा सकता है, रेबिप्रेजोल का आईवी दिया जा सकता है। उसके बाद में आपको एंटी इमेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए आपको ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर एमिसेट नाम से या ऑन्डेम नाम से जो आते हैं ड्रग वो दिए जाते हैं। आपको अगर ज़्यादा पेन है तो उसके लिए पेन किलर दिया जा सकता है, जिसमें डायनापार हम दे सकते हैं, पायरोक्सिकाम वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा अगर ईचिंग वगैरह है, अगर सांस में दिक्कत होने लग गई है तो आपको स्टेरॉइड दिया जाता है, जिसमें आपके हाइड्रोकोर्टिजोन जो है वो 100 mg या 200 mg आपके अकॉर्डिंग जो नीड है उसके अनुसार दिया जाता है। कई बार पेशेंट डायबिटिक होता है तो उसको ज़्यादा डोज नहीं देते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग पे रखते हैं, उसको फ्लूइड दिया जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको जीएनएस या डेक्स्ट्रोज देने से बचा जाता है। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसको जीएनएस, डेक्स्ट्रोज, आरएल, एनएस कुछ भी फ्लूइड अपनी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। उसके साथ में जो पेशेंट को अगर ज़्यादा शिवरिंग है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग है तो उसमें फिर आपके जो है ओपोइड एनाल्जेसिक भी डालते हैं कई बार, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होती है तो, जिसमें आपके ट्रामाडोल इंजेक्शन का भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद में आपको जो है स्किन पे सूदिंग लोशन लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे आपको बर्निंग कम हो, सूजन कम हो। तो ये आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल में जाने के बाद में। आपके हनी बी स्टिंग या वास्प बाइट के मामले में ये आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक बार हम रिवीजन वापस करते हैं। आपको जब हनी बी स्टिंग या वास्प के बाइट करें तो उसके बाद में आपको तुरंत पहले तो खुद को बचाना है, कोई कंबल से ढकना है या फिर पानी के अंदर आपको डुबकी लगा देनी है, ताकि जितने भी हनी बी हैं या वास्प हैं वो उड़ के चले जाएं, क्योंकि वो पानी के नीचे नहीं जाता है। दूसरी बात जो है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपको एविल और डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो आईएम, बहुत इमरजेंसी में आईएम में लगाते हैं, नहीं तो फिर आपको आईवी भी डायल्यूट करके लगाया जा सकता है। आपके सांस में दिक्कत हो रही है या फिर ज़्यादा इचिंग वगैरह है तो हाइड्रोकोर्टिजोन 100 mg 200 mg, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कम मात्रा में दिया जाता है। इसके बाद में आपको आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं, आरएल, जीएनएस, डीवाई, डीआरएस वगैरह ये लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको एंटासिड इंजेक्शन, पीपीए इंजेक्शन, पेंटाप्रोजोल या रेबिप्रोजोल का आईवी इन्फ्यूजन दिया जा सकता है, आईवी लगाया जा सकता है वाइल के रूप में। उसके बाद में आपको एंटी इमेटिक इंजेक्शन ऑन्डेसेट्रॉन, एमिसेट और ऑन्डे नाम से आता है वो लगाते हैं। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ज़्यादा सीवरिंग है या फिर ज़्यादा आपके बर्निंग सेंसेशन है तो वहाँ पे आपको ट्रामाडोल का जो इंजेक्शन है वो आपके आईवी फ्लूइड के साथ में मिला के भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपके शरीर में इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हो, इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज किए जा सकते हैं, जिसमें आपके एक्यूजोन या मोनोसेप नाम से आता है, सेप्ट्रोक्सेन का इंजेक्शन वो लगा सकते हैं, अमिकासिन का इंजेक्शन भी आपके यूज किया जा सकता है। तो ये आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हनी बी स्टिंग या वास्प बाइट के मामले में। उसके बाद में अगर आपको रिलीफ लगता है, अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ टेस्टिंग करवाते हैं, जिसमें आपके ईसीजी करवा सकते हैं, ब्लड शुगर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं। ये आपके कुछ जो इमरजेंसी इंजेक्शन जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं वो आप एक बार करा सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत लगती है तो उसके साथ में आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन या एंटीबायोटिक की गोलियां दे सकते हैं। आपके ओरली मेडिसिन घर के लिए यूज के लिए आपको दिया जा सकता है। जब आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपको घर के लिए सबसे पहले तो आपके जो है इचिंग के लिए और बर्निंग के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जो आपके लिवोसेट्रिजिन होती हैं 5 mg की दिन में 2 या 3 बार दी जाती हैं, जिससे आपको कम से कम इचिंग हो और कम से कम बर्निंग हो। एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, जिसमें आपके सल्फिक्सैम 200 mg की मेडिसिन दे सकते हैं सुबह शाम। साथ ही साथ आपको जरूरत लगती है तो सल्फिक्सैम की जगह पे जो दूसरे एंटीबायोटिक हैं जिसमें अमोक्सिक्लेव होता है, ऑगमेंटिन 625 की मेडिसिन भी दी जाती है। ज़्यादा दिक्कत लगती है तो आपको सेफोडोक्सिम 200 mg सुबह शाम दिया जा सकता है, या फिर आपके सिफोरक्सिम 250 mg सुबह शाम भी दिया जा सकता है। दर्द होता है तो उसके लिए आपको जेरोडोल पी या जेरोडोल एस पी दिया जाता है, जिससे आपके इडीमा और स्वेलिंग हो तो वो भी कम हो जाती है। जेरोडोल एस पी की गोली एक सुबह और एक शाम में दी जाती है। एंटीबायोटिक हो गई, दर्द की होगी, इचिंग की हो गई। आपके साथ में इसमें पीपीआई भी देते हैं, अगर पेट में बर्निंग है, नोजिया है, वॉमिटिंग है तो आपके पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, रेबिप्रोजोल डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, रेनिटिडिन डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये आपके मेडिसिन दी जाती है। साथ ही साथ आपको अगर इचिंग है, बर्निंग है तो उसके लिए आपको सूदिंग लोशन लगाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके वास्प बाइट और हनी बी स्टिंग के
इमरजेंसी में क्या मेडिसिन करनी है, इमरजेंसी में क्या बचाव करने हैं, कैसे बचाव करते हैं, और आपको हॉस्पिटल जाने के बाद में क्या इमरजेंसी मेडिसिन दी जाती है, और आपके जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं आपको तो घर के लिए आपको क्या ओरल मेडिकेशन दी जाती है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही साथ आपको अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर लेना है, आपको कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके हनी बी स्टिंग के मामले में काम आती हैं, तो उसके लिए मैं आपको टॉप 3 मेडिसिन बताता हूं जो आपके हनी बी जो मामला है, हनी बी स्टिंग या वास्प बाइट का जो मामला है उसके बारे में आपके बहुत ही अच्छी ये काम करती हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है आपके ल्यूकेस एस्पेरा। ल्यूकेस एस्पेरा आपके किसी भी विनमस एनिमल, विनमस इंसेक्ट के काटने पे आपके ल्यूकेस एस्पेरा बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ल्यूकेस एस्पेरा का आप मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए, 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद में आप एलियम सिपा मेडिसिन ले सकते हैं। एलियम सिपा मेडिसिन है 3 से 4 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको स्वेलिंग है, इडिमा है, लैक्रिमेशन है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, ज़्यादा बर्निंग हो रही है तो आप एलियम सिपा ले सकते हैं। इसके बाद में आपके पर्टिकुलर आपके जो है एपिस मेलिफिका मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन आपके हनी बी के पॉइजन से ही तैयार की जाती है, तो एपिस मेलिफिका मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पे डाल सकते हैं। 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, वायलेंट आपके सिम्टम्स हैं, तो आपको हर 15 मिनट में 5 से 6 डोज तक ले सकते हैं। उसके बाद में आपका डोज जो है वो दिन में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार तक बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे करके आपका जो डोज है कम किया जाता है। इसके बाद में चौथी मेडिसिन जो है वो आपके हैं होम्योपैथी में बेलाडोना। बेलाडोना आपके बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन हो, बर्निंग हो, रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग, इडिमा वगैरह हो, तो वहाँ पे आपके बेलाडोना बहुत ही अच्छी काम करती है। बेलाडोना भी आप 30 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद सीधे अपने टंग पे डालिए। ये मेडिसिन आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। और आपकी 5वीं जो मेडिसिन है वो है आपके आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम भी आपके बर्निंग के मामले में, एक्यूट जो आपके फेरेंजाइटिस है, लैक्रिमेशन है, या फिर आपके वास्प बाइट्स की वजह से या हनी बी स्टिंग की वजह से जो जलन होती है उसके मामले में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में हम 5 मेडिसिन आपको बताए हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो ल्यूकेस एस्पेरा, वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो आपके हैं एपिस मेलिफिका। तीसरी मेडिसिन जो है वो आपके हैं एलियम सिपा। चौथी मेडिसिन जो है वो आपके हैं बेलाडोना। और 5वीं मेडिसिन जो है वो आपके हैं आर्सेनिकम अल्बम। ल्यूकेस एस्पेरा को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। बाकी सारे मेडिसिन जो है वो आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 4 से 5 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। आपको जितना जल्दी रिलीफ मिलता है उतना जल्दी आप इस मेडिसिन का डोज कम करके धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हनी बी स्टिंग और वास्प बाइट के बारे में क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे बचाव करना है, आपको हॉस्पिटल जाने के बाद में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब आप सेटल हो जाते हैं, आपके सब सिम्टम सेटल हो जाते हैं तो आपको डिस्चार्ज करने के बाद में घर पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ आपको होम्योपैथी में कौन से ऐसे 5 मेडिसिन है जो आप इस मामले में ले सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से बात की है। विस्तार से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इसके सिम्टम, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और बचाव के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो हम नॉलेज वाले वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। आपको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा अगला वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए आप हमारा अगला वीडियो है वो नहीं देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं हम दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब है।